हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे एपिज़ोटमी के बारे में। एपिज़ोटमी होता क्या है, एपिज़ोटमी कट देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कट को दिया कैसे जाता है, ये कितने टाइप्स का होता है, और एपिज़ोटमी जो कट हम देते हैं उसको रिपेयर कैसे करते हैं, और रिपेयर करते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो एपिज़ोटमी होता है इसको पेरिनियोटॉमी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो कट दिया जाता है वो पेरिनियम में ही दिया जाता है। एपिज़ोटमी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला है एपिजियन, एपिजियन मीन्स वल्वा, और दूसरा है टॉम, टॉम मीन्स कट। तो ऐसा कट जिसको हम वल्वा में देते हैं उसको हम लोग एपिज़ोटमी कहते हैं। अब एपिज़ोटमी का डिफिनेशन देख लेते हैं। हम लोग दो तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला है सर्जिकली प्लांट इंसिजन विच इज़ गिव ऑन पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल एंड पेरिनियम ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो ये सर्जिकली प्लांट इंसिजन होता है और ये सबसे कॉमन ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी होती है जो अक्सर ही दिया जाता है। ठीक है, तो सर्जिकली प्लांट इंसिजन है जिसको पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल और पेरिनियम में दिया जाता है ड्यूरिंग दी सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। जब फीटस की क्राउनिंग हो जाती है, जब बिल्कुल ही फीटस डिलीवर होने वाला होता है, तब हम इसको देते हैं। या फिर हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सर्जिकल एनलार्जमेंट ऑफ वेजाइनल इंट्रोयस बाय द इंसिजन टू द पेरिनियम ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। मतलब क्या है कि वेजाइनल जो हमारी ओपनिंग होती है उसको हम लोग इनलार्ज करते हैं, उस कट देते हैं पेरिनियम में और उसको इनलार्ज करते हैं ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। मीन्स कि वही जब क्राउनिंग हो जाती है फीटस की तब देते हैं। अब एपिज़ोटमी जब नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है तो हम लोग दो लाइव्स के साथ डील करते हैं। पहला मदर होती है, दूसरा उसका फीटस है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है मेन एपिज़ोटमी देने का वो क्या होता है, पहला तो मदर से रिलेटेड है कि मदर का जो भी है अच्छा पेरिनियम टीयर ना हो, अब प्रॉपर स्पेस हो ताकि बेबी फोर्स के साथ बाहर ना आए और कोई टीयर ना हो। और दूसरी चीज़ है कि प्रॉपर स्पेस होने की वजह से फीटल जो इंजरी है, फीटस के हेड में जो इंजरी है उसके चांसेस कम होते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया के चांसेस कम होते हैं, तो फीटस भी हमारा ठीक रहता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा दोनों से रिलेटेड है, मदर से भी रिलेटेड है और फीटस से भी रिलेटेड है। इससे दोनों को फ़ायदा होता है। मदर में कोई टीयर नहीं होता है और फीटस में इंजरी के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। एपिज़ोटमी देने के इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, पहला तो प्राइमरी नलीपैरस है। अगर कोई पेशेंट फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, डिलीवरी हो रही है, ऐसे में रूटीनली दिया जाता है क्योंकि उसका जो वल्वा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होता है, वहाँ का जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो प्राइमरी नलीपैरस पेशेंट में सेकंड है कि टू स्टार्ट इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें क्या होता है कि कट दे के हमें जो है बेबी को जल्दी बाहर निकालना होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को छोटा करना होता है। जैसे अगर कोई बच्चा फीटल स्टेज में जा रहा है या मदर को कोई हार्ट डिजीज़ है, प्री इक्लेम्सिया है, PIH है या फिर प्रीवियस सीजर है। अगर तो प्रीवियस सीजर में क्या होता है कभी कभी रप्चर के भी चांसेस होते हैं, तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को शॉर्टन करने के लिए भी एपिज़ोटमी कट देते हैं। हाइड्रोसिफेलस अगर बेबी है, अगर बेबी का हेड जो है वो बड़ा है, दिखने में लग रहा है कि नहीं वो बाहर नहीं आ पाएगा, तो हाइड्रोसिफेलस बेबी है उसमें देना चाहिए। लार्ज बेबी है, बेबी का साइज अगर लार्ज है तो भी ईपी देते हैं क्योंकि ऐसे में शोल्डर डिस्ट्रोसिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं और हेड पे इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। माल प्रेजेंटेशन है, अगर बेबी ब्रीच है, उसका बटक पहले बाहर आ रहा है, तो क्या होता है ऐसे कंडीशन में जो साइज़ है, जो बेबी का जो पोजीशन है बाहर आने का वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में भी क्या होता है जो हेड का डायमीटर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। फेस प्रेजेंटेशन, अगर बेबी का फेस बाहर आ रहा है तो भी जो डायमीटर है हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसे में ईपी कट देके बेबी को अगर बाहर निकालते हैं तो वो सेफली निकल सकता है। प्री मेच्योर बेबी है, अगर कोई बेबी प्री मेच्योर है तो ऐसे में ज़रूर से एपिज़ोटमी कट दिया जाता है क्योंकि जो बेबी का हेड है, प्री मेच्योर बेबी है तो अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, तो ऐसे में इंट्राक्रैनियल डैमेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इंट्राक्रैनियल डैमेज को रोकने के लिए हम एपिज़ोटमी कट देते हैं। इनइलास्टिक पेरिनियम है, कुछ पेशेंट में इनइलास्टिक पेरिनियम होता है, जैसे बहुत एजेड पेशेंट है और वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है तो उसका जो पेरिनियम है बहुत इलास्टिसिटी जो होती है उसकी बहुत ही कम होती है, या प्रीवियस कोई स्कार है एपिज़ोटमी का तो फिर वहाँ पे इलास्टिसिटी थोड़ी घट जाती है, तो ऐसे पेशेंट में देते हैं। फोर्सेप डिलीवरी, अब कभी हमें नीड हो जाती है फोर्सेप डिलीवरी की, तो फोर्सेप डिलीवरी के लिए क्या होता है कि प्रॉपर स्पेस की ज़रूरत होती है, तो फोर्सेप डिलीवरी के समय ईपी देते हैं। अनसपोर्टिव पेशेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है पर पेशेंट ही सपोर्ट नहीं कर रही है, आप कह रहे हो पुश करने के लिए, वो पुश नहीं कर रही है, पेशेंट अनसपोर्टिव है, तो ऐसे में कभी कभी हमें ईपी दे के बेबी को बाहर निकालना होता है। ये तो हुआ इंडिकेशन।
अब कंट्राइंडिकेशन क्या है एपिज़ोटमी देने के? अगर एक्सटेंसिव वल्वर वार्ड, अगर कोई बहुत बड़ा सा वार्ड है वल्वा के पास, तो ऐसे केस में ईपी नहीं दिया जाता है। एक्सटेंसिव वेरिकोसाइटिस, अगर वेरिकोसाइटिस है और बहुत ज़्यादा बड़ा है, लार्ज एरिया में फैला हुआ है, तो ऐसे में भी नहीं देते हैं। या कोई पेशेंट है ऐसी डिजीज है जिसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी पेशेंट को ज़्यादा है, तो ऐसे में कोशिश किया जाता है कि ईपी ना देना पड़े, क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पीपीएच के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एपिज़ोटमी कट कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये 4 टाइप्स के होते हैं मेनली। पहला होता है मीडियोलैटरल, दूसरा होता है मीडियन, लैटरल एंड जे-शेप्ड। तो इन कट को कैसे दिया जाता है देख लेते हैं। जहाँ पे दोनों लेबिया मेजोरम मिलते हैं, इस एरिया को हम फोर्चिटी बोलते हैं। ये हमारा एनस है और इन दोनों के बीच में ये जो लाइनिंग होती है, इसको हम लोग पेरिनियल फैशिया बोलते हैं। ये मान लीजिए हमारा पेरिनियल एरिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरिनियल फैशिया बोलते हैं। तो अब ये कट कैसे दिया जाता है? पहला है मीडियोलैटरल कट। तो मीडियोलैटरल कट जो है फोर्चिटी से स्टार्ट करते हैं, मतलब सेंटर ऑफ फोर्चिट से स्टार्ट करते हैं और इसको लैटरली देते हैं, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। लेफ्ट साइड या राइट साइड इसको लैटरली यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इसको देते हैं, 2.5 सेंटीमीटर। ये रूटीनली यूज किया जाता है। मैक्सिमम टाइम में इसी टाइप का जो कट है उसको यूज किया जाता है। सेकेंड जो हमारा कट है वो मीडियन कट है। मीडियन कट को ये जो हमारा पेरिनियल फैशिया है, इसी में सेंटर ऑफ फोर्चिट से स्टार्ट करते हैं और मीडियली देते हैं 2.5 सेंटीमीटर। तीसरा जो हमारा कट है लैटरल कट है। लैटरल कट को स्टार्ट करते हैं लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर फोर्चिट से, सेंटर से 1 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और फिर इसको लैटरली देते हैं। वही हमारा जो लगभग एरिया होता है 2.5 सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर एबव स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हम लोग लैटरल कट देते हैं, लैटरल कट में बर्थोलिन ग्लैंड के इंजरी की चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जे-शेप्ड। जे-शेप्ड का जो अपोजिशन है बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए इसको रूटीनली यूज़ नहीं किया जाता है। जे-शेप्ड को हम लोग ऐसे देते हैं, जे-शेप्ड लगभग यहाँ से स्टार्ट होता है सेंटर ऑफ फोर्चिट से और 1.5 सेंटीमीटर तक इसको देते हैं। उसके बाद इसको चेंज कर देते हैं। इसका जो डायरेक्शन होता है चेंज हो जाता है, या तो 5 o'clock या तो 7 o'clock के पोजीशन पे चेंज हो जाता है। इसको जे-शेप्ड बोलते हैं। तो जे-शेप्ड का जो अपोजिशन है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, हीलिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, इसलिए इसको रूटीनली यूज़ नहीं किया जाता है। मैक्सिमम टाइम में मीडियोलैटरल या फिर जो मीडियल होता है उसको यूज किया जाता है, इसमें हीलिंग अच्छी होती है। जो मीडियल है इसमें भी कभी कभी जो एनल इंस्पेक्टर है उसके इन्वॉल्व होने के चांसेस होते हैं। जे-शेप्ड में एनल इंस्पेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन फिर वही है कि इसका जो अपोजिशन है ये बहुत अच्छा नहीं होता है, तो इसको कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता है। तो मेनली हम लोग मीडियोलैटरल और मीडियल 2 तरह के जो एपिज़ोटमी हैं उनको यूज करते हैं। जब हम एपिज़ोटमी कट देते हैं तो उसमें कौन कौन सी लेयर्स कट होती हैं, हम लोग उस ऊपर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू कट होता है। उसके बाद पेरिनियल ब्रांच ऑफ पोडेंडल वेसल्स एंड नर्व्स, जो भी वेसल्स और नर्व्स होती हैं वो कट होती हैं। पेरिनियल मसल कट होता है, वेजाइनल म्यूकोसा कट होता है और कभी कभी जो लिवेटर एनाई है वो भी कट होती है। अब एपिज़ोटमी कट देते समय इसकी टाइमिंग का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग बहुत पहले अगर एपिज़ोटमी कट दे देते हैं तो ब्लड लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर बहुत देर से देते हैं तो फिर क्या होगा कि जो हमारा मेन एम है एपिज़ोटमी का, कि उसका जो पेरिनियल टीयर जो भी है, पेरिनियल इंजरी को रोकना, वो हम नहीं कर पाएंगे, पेरिनियल टीयर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो भी एपिज़ोटमी कट देते हैं, जब बल्जिंग एकदम थिंड पेरिनियम होता है, बेबी का हेड एकदम बाहर आने वाला होता है, जस्ट बिफोर द क्राउनिंग इसको देते हैं। तो इसका जो जजमेंट है एपिज़ोटमी कट देने का, ये बहुत ही ज़रूरी है।
इपिज़ोटोमी कट देने का टेक्निक क्या होता है? सबसे पहले तो जो पेशेंट का पेरिनियम है इसको अच्छे से एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से शॉप करना चाहिए। उसके बाद उसको अच्छे से ड्रैप कर देना चाहिए। उसके बाद जो लोकल एनेस्थेटिक है उसका इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। लोकल एनेस्थेसिया जो भी हम यूज करते हैं सुटेबल करना चाहिए, क्योंकि जो पेरिनियम है बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, वहाँ पे रिएक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो हमारा जो लोकल एनेस्थेटिक है 10 ml के अराउंड उसको इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद हम कट देते हैं। कट देने से पहले हम जो 2 फिंगर हैं 2 फिंगर को वेजाइना में डालते हैं, किसके पेरिनियम पोस्टीरियर पेरिनियम के बीच में, और जो हमारा बल्जिंग फीटस का हेड है उसके बीच में डाल के आउटवर्ड प्रेशर देते हैं। आउटवर्ड प्रेशर देते हैं जिससे क्या होता है कि कट देते समय जो फीटस का हेड है उसमें इंजरी नहीं होता है। तो आउटवर्ड प्रेशर देते हैं। उसके बाद जब अच्छे से कंट्रैक्शन आ रहा होता है पेशेंट को, हाइट ऑफ कंट्रैक्शन में इस इपिज़ोटोमी कट को देते हैं। इपिज़ोटोमी कट देते समय जो इसका सीजर होता है नॉर्मल सीजर से बिल्कुल अलग होता है। वो किस इस तरह का दिखता है, उसमें एंगल होता है। एंगल से जो इपिज़ोटोमी कट देने में काफ़ी इजी होता है, और इसका जो ब्लंट इंड होता है, इसका जो इंड होता है वो ब्लंट होता है, जिससे इंजरी के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। ये तो था टेक्निक कि हमें इपिज़ोटोमी कट को दिया कैसे जाता है। पर इपिज़ोटोमी कट देने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन हमें पहले से करके रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो पेशेंट का पोजीशन है वो लिथोटोमी पोजीशन में होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो प्रेजेंट होना चाहिए। इक्विपमेंट में क्या क्या चाहिए? पहले तो इपिज़ोटोमी सीजर चाहिए, क्योंकि हमें इपिज़ोटोमी कट देना है। सुचरिंग थ्रेड चाहिए, सूचर करने के लिए थ्रेड चाहिए। थ्रेड में हम एब्जॉर्बेबल या डिलेड एब्जॉर्बेबल सूचर को यूज करते हैं। उसके अलावा निडल होल्डर, आर्टरी फॉरसेप, निडल होल्डर, आर्टरी फॉरसेप, टूथ फॉरसेप, गॉज पीस, स्पंज होल्डर, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारा लोकल एनेस्थेसिया है, सूटेबल लोकल एनेस्थेसिया होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी बात की कि जो पेरिनियम है बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे रिएक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इपिज़ोटोमी कट को रिपेयर कैसे करते हैं? तो रिपेयर करते समय हमें सबसे पहले तो जो हमारा लाइट है वो एडिक्वेट लाइट होना चाहिए, हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि जो भी ब्लड वेसल्स हैं हम क्लियरली उसको देख सकें। उसके बाद सून इसको रिपेयर कब करते हैं? सून आफ्टर दी एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के एक्सपल्शन के तुरंत बाद इसको शुरू कर देते हैं, इसलिए क्योंकि जो ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद जो भी हमारा एरिया है जिससे हमें सूचर को रिपेयर करना है, जहाँ हमें ऑपरेट करना है, उसको अच्छे से एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से क्लीन करना चाहिए, और स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशन के दौरान जो है इसकी सुचरिंग करनी चाहिए। उसके बाद जो वेजाइना की पैकिंग है, क्योंकि ऊपर से ब्लड आ रहा होता है, वेजाइना यूट्राइन ब्लड आ रहा होता है, रिपेयर करने में इपिज़ोटोमी को प्रॉब्लम होती है, तो वेजाइना की पैकिंग कर देते हैं। तो ऊपर से जो ब्लड आ रहा होता है उसकी वजह से हमें रिपेयरिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है। जो रिपेयरिंग करते हैं उसको 3 लेयर्स में करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना वेजाइना म्यूकोसा और सब म्यूकोशल टिश्यू जो है उसको रिपेयर करते हैं। इसको रिपेयर करने से पहले जो भी हमारा कट हमने दिया है एपेक्स से लगभग 0.5 सेंटीमीटर एबव शुरू करते हैं, ताकि जो भी ब्लड वेसल्स हैं सब सिक्योर हो जाएं और हेमेटोमा के चांसेस ना हो। और इसको जो है कंटिन्यूअस लॉकिंग सूचर से स्टिच करते हैं। उसके बाद जो सेकेंड हमारा है पेरिनियल मसल्स को इंटरप्टेड सूचरिंग करते हैं। उसके बाद थर्ड है स्किन में करते हैं। तो पोस्टीरियर जनरली इसको पोस्टीरियर से शुरू करना चाहिए, पीछे की तरफ से शुरू करना चाहिए। इसको मैट्रिक्स दे सकते हैं आप, या फिर सबक्यूट भी दे सकते हैं। सबक्यूट इंसिजन भी आजकल देना शुरू कर दिया है और इसका भी इफेक्ट अच्छा आता है। नहीं तो मैट्रिक्स देते हैं, इंटरप्टेड मैट्रिक्स स्किनिंग करते हैं स्किन के दौरान। इसको करने के लिए वही हम एब्जॉर्बेबल सूचर या डिलेड एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज करते हैं। क्रोमिक कैटगट या वाइक्रिल का यूज कर सकते हैं। अब इपिज़ोटोमी सूचरिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? जो भी हमारा अप्रॉक्सीमेशन टिश्यू होता है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए। टाइट नहीं करने से वेस्कुलाइजेशन के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा हमें जो भी नंबर ऑफ नॉट्स हम लगा रहे हैं उसको कोशिश करना चाहिए कि कम से कम हमें नॉट्स की ज़रूरत पड़े। इससे ग्रैनुलर फॉर्मेशन और स्वेलिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। लास्ट इपिज़ोटोमी लगाने के बाद हमें एक बार रेक्टल एग्जामिनेशन जरूर परफॉर्म कर लेना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि कोई भी रेक्टोवेजाइनल हेमेटोमा वगैरह तो नहीं बन रहा है या रेक्टस में कोई इंजरी तो नहीं है। और लास्ट में हमने जो वेजाइनल पैकिंग दी है इसको रिमूव करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर पीपीएच वगैरह हो रहा है तो वेजाइनल पैकिंग से ये कुछ देर के लिए सबसाइड हो जाएगा और हम उसको एसेस नहीं कर पाएंगे। इपिज़ोटोमी स्टिचेस देने की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? तो कॉम्प्लिकेशन इमीडिएट भी हो सकते हैं और डिलेड भी हो सकते हैं। तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन टू इन्वॉल्व रेक्टम।
मतलब जो हमने जो इंसिजन दिया है, कभी कभी होता है डिलीवरी के समय उसका एक्सटेंशन हो जाता है, वो रेक्टम को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, पेरिनियम टियर हो जाता है। वल्वल हेमेटोमा, हेमेटोमा का फॉर्मेशन हो जाता है। इन्फेक्शन, वहाँ जो हमने वुंड रिपेयर करा उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अगर इन्फेक्शन होगा तो हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? पहले तो पेन होगा, पेशेंट को वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा, पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा और जो वॉन्ड है वो रेड हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा और पेशेंट को ऑफेंसिव डिस्चार्ज होगा। नेक्स्ट है वॉन्ड एसेंस, कभी कभी क्या होता है कि टाँके जो है वो खुल जाते हैं और एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है। और कुछ रेयर केस में क्या होता है कि जो टाँके हैं उनका नॉन यूनियन हो जाता है, टाँके आपस में जुड़ते नहीं हैं। डिलेड कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? डिलेड कॉम्प्लिकेशन है कि हीलिंग ऑफ ग्रैनुलेशन, हीलिंग बाय ग्रैनुलेशन इन पेनफुल स्कार। जो हीलिंग होती है वो ग्रैनुलेशन से होती है, तो जो स्कार होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अभी हमने बात किया था कि हमें कोशिश करना चाहिए कि नंबर ऑफ़ नॉट्स हमें कम लगाना पड़े ईपी लगाते समय, तो ग्रैनुलेशन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। डिस्पैरिनिया होता है, पेनफुल पेरिनियम सिंड्रोम होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेरिनियम में पेन होता है। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला के चांसेस होते हैं। इपीजियोस्टेनोसिस, मतलब जो हमारा वेजाइनल का ओपनिंग होता है वो छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है। और कुछ रेयर केस में स्कार एंडोमेट्रियोसिस भी देखने को मिलता है। ये तो बात हुई कि इपिज़ोटमी कट हम देते कैसे हैं, उसको रिपेयर कैसे करते हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसके अलावा जब इपिज़ोटमी कर देते हैं तो पोस्ट ऑफ केयर क्या पेशेंट को बताना चाहिए हमें और क्या क्या करना चाहिए। तो पेशेंट जब भी यूरिन करने जा रहा है या स्टूल पास करने जा रहा है तो उसके बाद टाँकों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से और उसको ड्राई करना चाहिए। और एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक तो देते ही हैं, हम प्रिस्क्राइब करते ही हैं। उसके अलावा क्रायोप्रोफिलैक्सिस होता है, इसमें क्या होता है कि आइस पैक से वहाँ की सिकाई करते हैं, इससे जो पेन होता है, एडिमा होता है, वो डिक्रीज़ होता है और हीलिंग जल्दी होती है। तो आज हमने टोटल बात किया कि इपिज़ोटमी क्या होता है और इसको कैसे दिया जाता है, इसका ध्यान कैसे रखते हैं, इसको रिपेयर कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसे शेयर करिएगा। थैंक यू।